ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट बनते ही ऑब्जेक्ट जो हमारी क्लास होती है ये चलता है। ऑब्जेक्ट्स के बनते ही ऑब्जेक्ट क्लास चलता है। और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड, ये मेथड कॉल होता है इंटरनली। ये खुद ही कॉल होता है, हम नहीं कॉल करते हैं, अपने आप कॉल होता है ये टू स्ट्रिंग मेथड। और यही मेथड होता है जो किसी क्लास की रेफरेंस आईडी को बनाता है। तो once we are creating the object of any class, once we are creating the object of any class, so uh, implicit reference id is going to be generated into the memory. And how this implicit reference id is generated? The implicit reference id is generated with the help of this toString method of object class. ऑब्जेक्ट क्लास जो हमारी होती है जावा के अंदर, उसके अंदर का ये टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लिसिटली चलता है। वो आपको रेफरेंस आईडी को बना के दे देता है। कैसे? पहले चलता है गेट क्लास डॉट गेट नेम, जिससे क्लास का नाम आ जाता है, एट द रेट लगा के इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग, उसमें हैश कोड जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है उसका हैश कोड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये टू स्ट्रिंग अगर आप भूल गए तो पूरे कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एकदम मतलब यूज नहीं कर पाओगे, समझ लो। ये टू स्ट्रिंग अपने आप चलता है, हम थोड़ी ना ओवरराइट करते हैं। हाँ, अगर हम इसको ओवरराइट कर दें, जैसे मैंने इसको करा कॉपी और कॉपी करके अपने कोड में इसको लिख दिया, तो इसको बोलेंगे कि हमने ओवरराइट कर दिया। आपने कहा सर कैसे ओवरराइट कर दिया, आप तो ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर ही नहीं रहे हो। अगर ओवरराइडिंग तभी होती है जब इनहेरिटेंस होता है। तो हाँ, हमारी क्लास ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रही है इम्प्लिसिटली, क्योंकि हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्लास तो हर क्लास में इनहेरिट होता ही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास है पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड क्लासेस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके और यहाँ एट द रेट के जगह पे यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा दूँ, है ना, ये वाला सिंबल लगा दूँ, और उसके बाद एप्लीकेशन को रन करूँ, तो ऑब्जेक्ट के साथ एट द रेट नहीं लगेगा, हैश ये वाला सिंबल आ गया। और अगर मैं ये पूरा हटा दूँ, सब कुछ हटा दूँ, और यहाँ से रिटर्न में बस टू स्ट्रिंग के रिटर्न में लिख दूँ सूर्या, है ना, तो अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी की जगह पे सूर्या प्रिंट करके दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूँ ऐसे एक एरे का सिंबल, क्या रिटर्न करा दूँ, एरे का सिंबल, सॉरी एरे का सिंबल ये है, ये तो ये रिटर्न करके दिखाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो रेफरेंस आईडी बनती है। रेफरेंस आईडी से जो स्ट्रिंग रिटर्न होते आती है वो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग से रिटर्न होके आती है। अगर मैं अपनी क्लास में टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दूं तो ये रेफरेंस आईडी को चेंज करने का लॉजिक मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि एरेलिस्ट जो क्लास है उसने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है और अपने हिसाब से एक स्ट्रिंग को रिटर्न कराने का कोड लिख रखा है। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया हुआ है, बहुत स्टार्टिंग। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। ये गलत हूँ बताओ आप, याद आ गया? सर रात हो गया यार। क्यों इतना लेट आया याद भाई? किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी जो रेफरेंस आईडी बनती है उसको रिटर्न कराने का काम ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड ही तो करता है। यस। और अगर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दो तो अपने हिसाब से लॉजिक चेंज कर सकते हो आप, रेफरेंस आईडी चेंज करने का। बताइए भाई तमाल जी। और सर इसमें वैल्यू कहाँ है 10 कौन सी 10? जो उसमें है एर लिस्ट में? अरे भाई वो कंस्ट कैपेसिटी है, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब 10 साइज का एरे, 10 साइज का एरे आप ऐसे। कर सकते हैं इसमें। यस, 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जब एरे बनाते हो साइज देते हो ना, हाँ ये यस सर। ये बन गया मेमोरी के अंदर, ये बन गया, समझे, ये बन गया। वो आपको दिख नहीं रहा है, बस मेमोरी में ये बन गया 10 डब्बे, 10 डब्बे इस तरह के, ये इस तरह से। समझ में आ रहा है? तमाल यस जी बताइए भाई, या नहीं और समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसे बताऊं और डिटेल में। सर आ रहा है। आ रहा है? टू स्ट्रिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरे बेसिक सेशन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर, मैं आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगा वीडियोस के, और वहाँ से आप टू स्ट्रिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, राइट। सर ग्रुप में कर देना सेंड है। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो एक मतलब बिल्कुल कोर जावा का स्टार्टिंग के सारे सेशंस उसमें है ही। तो तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए और रेफरेंस आईडी ना प्रिंट हो तो समझ जाएं कि उसने क्या कर रखा है। सर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट कर रखा है। यस,
और उसने अपने हिसाब से और मतलब रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने का कोड लिख रखा है, बात खत्म। समझ में आई बात? तो ये चीज़ तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आज बहुत मतलब अंतिम बार बता रहा हूँ अब। और आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे चल के आपको हैश कोड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टू स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इक्वल्स मेथड की ज़रूरत पड़ेगी कलेक्शन के अंदर, है ना। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो हमारे पास जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी आपके सामने प्रिंट करके दिखा दिया, जिसमें आईडी नहीं आई, ब्लैंक एरे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एरे लिस्ट के ऊपर मेथड चलाएंगे। जैसे हमने चला दिया एरे लिस्ट डॉट ऐड। अब एरे लिस्ट पे जब ऐड मेथड चलाएंगे तो इसमें देखिए ई जा रहा है, ई मतलब ऑब्जेक्ट जाएगा। देखिए इसमें ई का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा यहाँ पास करोगे, राइट। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे 10 भी पास करोगे ना, तो आप ये ना मानना कि 10 इंटीजर वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप इंटीजर ऑब्जेक्ट में बदल जा रहा है। पता है ये चीज़ आई कब? इम्प्लिसिट प्रमोशन, या आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग जब मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, ऑटो बॉक्सिंग, अगर आपको याद हो तो। ऑटो बॉक्सिंग में क्या होता है कि इम्प्लिसिट प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट्स में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी आ गई है, और वो जावा के 1.5 में आई है, जेडीके 1.5 में आई है ना। तो ये जेडीके 1.5 ही पढ़ रहे हो ना आप, 5 से ऊपर पढ़ रहे हो, मैं 8 इंस्टॉल किया हूँ अपने सिस्टम में। तो जेडीके 1.5 से अब आपको ये कंसेप्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्टिंग हो जा रही है, कन्वर्जन हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका इंटीजर ऑब्जेक्ट में बदल जा रहा है। नहीं तो अगर आप जावा की 1.5 से पहले पढ़ते तो आपको इसको इंटीजर में ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता, आपको लिखना पड़ता न्यू इंटीजर करके, फिर बदलता। समझ आ रहा है? आप इसमें 10 पास करोगे, 10.5 पास करोगे, आप इसके अंदर हेलो पास करो, हाई पास करो, जो भी पास करोगे, दे आर ऑल एन ऑब्जेक्ट, दे आर ऑल एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो कितने साइज का हमारे पास एरे बना हुआ है, कितने साइज का एरे बना हुआ है? यहाँ पे एरे बना हुआ है 10 साइज का। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे से प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे ये प्रिंट करके दिखाएगा, बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये तो प्रिंट करके दिखा देगा, और किस ऑर्डर में दिखा रहा है? इंसर्शन ऑर्डर। देख सकते हो जिस हिसाब से इंसर्ट हुए हैं उस हिसाब से दिखा रहा है। आप यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज कर दो इंसर्शन का, और आप ये भी देख सकते हो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, बिल्कुल है। डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, बिल्कुल है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? 10। आपने कहा सर 10 से ज़्यादा देंगे फिर क्या होगा? तो फिर वो एरे थोड़ी ना है कि फेल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग भी जा रहा है, इंटीजर भी जा रहा है, फ्लोट भी जा रहा है, डबल भी जाएगा, बुलियन भी जाएगा, कुछ भी जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिस ऑर्डर में डालेंगे, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है? लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास। और लिस्ट में क्या फीचर बताया था? इंसर्शन ऑर्डर विद डुप्लीकेसी, जो कि यहाँ पे है ना। अच्छा जी, आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे 10 से ज़्यादा एलिमेंट देंगे फिर क्या होगा? आप 10 से ज़्यादा जैसे एलिमेंट दोगे, बहुत ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ एरे लिस्ट व्हेन यू आर एडिंग मोर वैल्यू बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, द कैपेसिटी इज 10, तो व्हेन वंस यू आर एडिंग मोर वैल्यू बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, the array is dynamically increasing. What are the size of the array? It by default increases the 50% of actual array, यानी कि 10 का आधा होता है 15, सॉरी 5, तो वो नया एक एरे क्रिएट कर देगा जिसका नाम, जो कि होगा कितने साइज का? 15 साइज का, 15 साइज का एरे एक नया क्रिएट हो जाएगा। फिर आप 15 से ज़्यादा एलिमेंट दोगे, 16वां एलिमेंट आते ही तुरंत ये क्या करेगा? उसका आधा 50%, अब आप बोलोगे 7.5 या 8, तो वो तो भाई उसके एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है कि राउंड ऑफ कर देगा। अगर इंटीजर होगा तो वो 7 या 8 जो भी होगा उस हिसाब से वो फिर से बढ़ा देगा। तो जब आप एरे लिस्ट में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट दोगे तो ये एरे अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। इसके अंदर इंक्रीज करने का फॉर्मूला लगा हुआ है, आप कितना भी साइज का एरे दे दीजिए, है ना। यही तो फ़ायदा है हमारे कलेक्शन का, यही तो फ़ायदा है हमारे एरे लिस्ट का, जो कि हमारे पास फ़ायदा नहीं होता था एरे में। एरे में भैया जो एक बार साइज़ दे दिया उसी साइज़ का हमारे पास, अब उससे ज़्यादा एलिमेंट हम स्टोर नहीं कर सकते थे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है कि भाई यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज होती है 10। आपने उससे ज़्यादा एलिमेंट दिया तो ज़्यादा एलिमेंट जैसे ही दोगे ये उससे उससे एक एलिमेंट जैसे जाएगा तो 50% बढ़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 50% ये इंक्रीज करता है। ये तो हो गया पहला कंसेप्टर। दूसरा कंसेप्ट अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरा कंसेप्टर आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, भैया एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए। आपने कहा सर मान लीजिए मैं एरे लिस्ट में 2 ही एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर तो यहाँ पे साइज़ बेकार हो जाएगी। तो आप एक काम करना, आप अपना एरे लिस्ट क्रिएट करो जिसमें आप यहाँ पे इसके कंसेप्टर में पास कर दो 2। तो अब इसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 नहीं होगी, अब इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स जाएंगे, 2 एलिमेंट्स ही स्टोर हो सकते हैं, है ना। फिर आपने कहा उससे ज़्यादा देंगे तो फिर इसी हिसाब से बढ़ेगा, इसका 50% बढ़ेगा, 2 का 50% बढ़ेगा, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। 2 कंसेप्टर हो गया, कोई दिक्कत। फिर एक हमारे पास है तीसरा कंसेप्टर। तीसरा कंसेप्टर क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी एरे लिस्ट पहले से बना हुआ है ना। तीसरा कंसेप्टर किस टाइप का है ज़रा देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए। एक है कंसेप्टर यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी मांगता है, यहाँ से न करके यहाँ से दिखाता हूँ आपको, रुकिए यहाँ से देखिए। एक है कंसेप्टर जो है कैपेसिटी मांगता मतलब 10 देता है, एक में कलेक्शन टाइप का डेटा जाता है और एक में इनिशियल कैपेसिटी जाता है। तो 2 तो हमने यूज कर लिया, ये बीच वाला यूज करना है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या, किसी कंसेप्टर में कलेक्शन टाइप का डेटा जा रहा है, मतलब इंटरफेस टाइप का डेटा जा रहा है। तो इंटरफेस को तो ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो इंटरफेस को ही तो कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करके कहीं ना कहीं लिस्ट भी तो बनाया गया है, कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करके एरे लिस्ट भी तो बना है। भाई कहीं ना कहीं एरे लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट को, और लिस्ट किसको एक्सटेंड करता है, कलेक्शन को। तो क्या एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है। क्या एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को लिस्ट इंटरफेस में होल्ड करा जा सकता है, बिल्कुल होल्ड करा जा सकता है। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑब्जेक्ट बनाओ एरे लिस्ट का और होल्ड करो लिस्ट इंटरफेस में। ऐसा करना भी चाहिए, तरीका भी यही होता है ना। यूटिल वाला करोगे ना कि AWT वाला, ठीक है। इससे आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, इससे आप कास्टिंग अचीव होती है, सारी चीज़ें होती हैं इससे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये एरे लिस्ट को उठा के, ये एरे लिस्ट को उठा के अपने इस कंसेप्टर में यहाँ पे पास करा सकते हो, क्योंकि आप कलेक्शन वाला कंसेप्टर यूज कर रहे हो ना। तो आप अपने हिसाब से इसे यूज कर लीजिए, यहाँ पे 2 पास कर दीजिए। तो अगर आप इस एरे लिस्ट पे कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे, यहाँ से बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट हटा देता हूँ, इतने सारे एलिमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है ना, वो तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। अब अगर एरे लिस्ट 2 पे आप ऐड करोगे एलिमेंट, से आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, से आपने ऐड कर दिया हाय, हेलो, बाय, कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। ठीक इस तरह से आपने ऐड कर दिया, है ना, इस तरह से आपने ऐड कर दिया। और अब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में एरे लिस्ट को प्रिंट करोगे, सॉरी कंट्रोल Z, एरे लिस्ट 2 को प्रिंट करोगे। तो ये एरे लिस्ट का डेटा तो दिखाएगा, साथ में एरे लिस्ट 2 का भी डेटा दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, क्लियर है। तीनों कंसेप्टर यूज कर लिया हमने। यस। तो इस तरह से आपको तीनों कंसेप्टर, मेथड, जो भी चीज़ें हैं, इनको ऐसे एक एक करके हमें यूज करना चाहिए। बताइए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नहीं सर। सब समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है। तो एरे लिस्ट की जो इनिशियल कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 10। और अगर हम 10 से ज़्यादा एलिमेंट डालते हैं तो वो कितना बढ़ता है, 50%। हाँ 50% बढ़ता है ऑफ एक्चुअल एरे। जो भी उसकी एक्चुअल एरे होती है उसका वो 50% बढ़ा देता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, अब एरे लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स, हम एक एक करके उन मेथड्स के बारे में पढ़ना शुरू करें हम, ठीक है जी। अच्छा ज़रा यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए हमारे पास हेलो है। तमाल आप भी सुन रहे हो? हाँ जी सर। हाँ जी, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा आप, हाँ जी। ठीक है। पता है, चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे वार्निंग बहुत पीला पीला दिख रहा है आपको। देखिए जावा के JDK 1.5 में, सॉरी हाँ 1.5 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया जिसका नाम है जेनरिक, 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 है ना।
जेनरिक नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GENERIC, जेनरिक। तो ये जो जेनरिक कंसेप्ट है ये क्या कहता है, जिसको हम जेनरिक कलेक्शन भी, कई कई कलेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज भी करा गया है। लोग बोलते भी है जेनरिक कलेक्शन, नॉन जेनरिक कलेक्शन, है ना। तो जावा के 1.5 में इंट्रोड्यूस करा गया। ये जो जेनरिक कंसेप्ट है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब आप किसी कलेक्शन को बनाते हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन में किसी भी टाइप का डेटा इंसर्ट हो जाता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल बुलियन। लेकिन आप कलेक्शन के बनाते टाइम पे ऐसे एंगुलर ब्रैकेट लगा दो, है ना। जैसे आपने एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे इस तरह का, सॉरी यहाँ से इस तरह का एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया आपने। देखा जब ऑब्जेक्ट बना रहा था तो उस टाइम पे भी आ रहा था, अपने आप आ जाता है ये, है ना। जैसे मैंने लिखा लिस्ट इज इक्वल्स टू, नहीं आ रहा है अभी, उस टाइम पे तो आ रहा था। एरे लिस्ट का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो आया था एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। देखिए एंगुलर ब्रैकेट आ जाता है, अपने आप यहाँ आ जाता है ना। और एरे लिस्ट के ब्रैकेट में यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिखूँ, से मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, है ना। और फिर लिखा एरे लिस्ट, रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ लिख दिया एरे लिस्ट, है ना। और एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए वार्निंग खत्म हो गई। ये जो आपने लिखा है ना स्ट्रिंग, यही है जेनरिक, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कलेक्शन हमारे पास दो तरह से कैटेगराइज है, एक जेनरिक कलेक्शन, एक नॉन जेनरिक कलेक्शन। नॉन जेनरिक का मतलब जहाँ पे आप टाइप बताते नहीं हो, और जेनरिक का मतलब जहाँ आपने टाइप बता दिया। टाइप क्या बता दिया, स्ट्रिंग। आपने ये एरे लिस्ट के आगे स्ट्रिंग बता दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एरे लिस्ट को आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया इसमें केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा, किसी और टाइप का डेटा नहीं जा सकता। आपने इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर टाइप का, स्टूडेंट लिख दिया तो स्टूडेंट का ही डेटा जा सकता है, एम्प्लॉय लिख दिया तो एम्प्लॉय का ही डेटा जा सकता है। दैट इज जेनरिक। आपने टाइप सेव कर दिया, इसे टाइप सेव ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो जब हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि भैया नहीं मेरे पास एक कलेक्शन है और इसमें मुझे लग रहा है कि यार इसी टाइप का ही डेटा मुझे इसमें जाना है, तो मैं जेनरिक उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम जावा 1.5 द होल कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जेनरिक। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जेनरिक? द एडवांटेज ऑफ जेनरिक कलेक्शन टू लाइक दैट इज द टाइप सेफ्टी। अभी के लिए इतना ही जानो बस जेनरिक के बारे में। वैसे जेनरिक के बारे में आप बहुत सारे जेनरिक के मतलब फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो जेनरिक, ये भी जेनरिक ही है। जो ये कलेक्शन के साथ यहाँ पे देखो, कलेक्शन के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, ये भी जेनरिक ही है। ये लिखा क्वेश्चन मार्क और एक्सटेंड ई, मतलब क्या कि यहाँ पे टाइप क्या होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा। टाइप क्या होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा। मतलब कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास, वो लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, और उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कुछ भी हो सकता है, वो सब आप यहाँ पे पास करा सकते हो। यानी कि एरे लिस्ट केस कंस्ट्रक्टर में आप वेक्टर का भी ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो, यहाँ पे हैश सेट का भी ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो कि ये कलेक्शन टाइप का डेटा ले रहा है। आप टाइप वाइप में मेथड के पैरामीटर में भी इसे पास कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। ये एरर हटने लगेगा। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए इसे आप जान लो भाई, इस तरह से आप दे सकते हो। तो इसलिए वो वार्निंग आ रहा था कि भैया आप जेनरिक कलेक्शन बनाइए, ऐसा कह रहा है वो हमसे। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है ना जेनरिक कलेक्शन बनाने की, तो हम जेनरिक कलेक्शन नहीं बनाएंगे वहाँ पे। क्लियर? चलिए, तो जेनरिक के बारे में भी हमें पता चल गया कि जेनरिक ये होता है। अच्छा जी, अब हमने क्या कर लिया, एरे लिस्ट का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। एरे लिस्ट 2 में हमारे पास इतने सारे डेटा है, और एरे लिस्ट 2 में हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, हेलो है, हाई है, 10 है। अभी जो 10 है ना, इसके जस्ट बाद मैं एक एलिमेंट और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरे लिस्ट 2 के अंदर ऐड मेथड के साथ मैं इंडेक्सिंग यूज करूँगा। तो मैंने दे दिया कि भाई देखिए यहाँ पे समझिएगा ये एलिमेंट कैसे जाते हैं। ये जो हेलो है ये 0 इंडेक्स पे है, ये दूसरा जो हेलो है ये 1 इंडेक्स पे है, ये है 2 इंडेक्स पे, मतलब 0 से इंडेक्सिंग शुरू हुई है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये जो हमारा ब्लैंक एरे बना है, ये ब्लैंक एरे यहाँ 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ये हमारा 0 इंडेक्स होता है। क्लियर है? ये 1 इंडेक्स होता है, ये 2 इंडेक्स होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैनेज होता है इंटरनली। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भैया हमारे पास जो 10 है, 10 से पहले डेटा इंसर्ट होना है, यानी कि 0 1 2, 2 से पहले यानी कि 1, 2 से पहले, ठीक है ना, 2 या 2 लोकेशन पे मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंडेक्स बता दिया 2,
और यहाँ पे दे दिया हमने कॉमा करके 45। तो सेकंड पोजीशन पे पहले क्या था, सेकंड पोजीशन पे 10 था, सेकंड पोजीशन पे क्या था 10, तो अब सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड हो जाएगा 45, और 10 कहाँ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ओहो क्या दिक्कत आ गई, अभी रन नहीं हुआ क्या, प्रोग्राम रन नहीं हुआ, सॉरी। या रन हो गया, बहुत जल्दी आउटपुट आ गया, क्या हुआ भाई 10.6 हमारा 45, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, प्रिंट नहीं करा ना, प्रिंट नहीं करोगे तो ज़्यादा थोड़ी ना अपने आप सारा चीज़ चल जाएगा, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, देखिए भैया 45 आ गया, सेकंड पोजीशन पे 45 और 10 एक आगे शिफ्ट कर गया, शिफ्टिंग हो गई, ऑटोमेटिक शिफ्टिंग हो गई। राइट, क्लियर है। चलिए जी, तो हमें ऐड मेथड के बारे में समझ में आ गया, ऐड की इंडेक्स वाला ओवरलोडेड मेथड हमने यूज कर लिया। ऐड मेथड के अलावा एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है सेट मेथड, जिसका सेम वही काम होता है जो ऐड का ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे भी इंडेक्सिंग आप पास कर सकते हो, लेकिन सेट का मतलब ये हो गया कि मैंने सेकंड पोजीशन पे 45 है ना, मैंने सेकंड पोजीशन पे दे दिया कि भैया आप चले जाए 60, तो ये सेट का मतलब उसको हटा के वहाँ सेट कर देगा इसे, ना कि शिफ्ट नहीं करेगा, हटा के उसे सेट कर देगा, है ना। ये सब जो मैं मेथड बता रहा हूँ, एक एक मेथड आप देख सकते हो 60 आ गया। एक एक मेथड आप खुद यूज करना चाहते हो तो यूज कर लोगे, कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉट लगा के जितने भी मेथड्स हैं मेथड का खानदान आ जाएगा, और एक ही करके आपको मेथड यूज करते रहना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि बहुत कठिन चीज़ है। एरर लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे लगा दिया हमने ऐड ऑल, ऐड है, ऐड ऑल है। अच्छा, अभी मुझे ये चेक करना है कि भैया मेरा कलेक्शन इम्पटी है या नहीं, मेरे कलेक्शन का क्या साइज है, ये सब मैं चेक कर सकता हूँ एक एक करके। कैसे, मैंने एसओपी लगाया, डॉट कर दिया इज़ इम्पटी, क्या कलेक्शन मेरा इम्पटी है, नहीं कलेक्शन इम्पटी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस जगह पे कलेक्शन यहाँ पे लिखूँ एरे लिस्ट डॉट इज इम्पटी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यस ट्रू, क्योंकि ये अभी कलेक्शन इम्पटी है, ऊपर वाला कलेक्शन इम्पटी है। ठीक है, अगर इसकी साइज मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये क्या प्रिंट करके दिखाएगा मुझे, साइज में क्या प्रिंट करके दिखाएगा, ये प्रिंट करके दिखाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। साइज मतलब कैपेसिटी मत समझ जाना, साइज मतलब कितना डेटा है ना, कैपेसिटी तो अलग चीज़ हो गई, और यहाँ पे जितनी साइज होगी वो साइज दिखा देगा। तो क्या मेरे इस कलेक्शन में अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो कंटेन्स मेथड चला दिया, कंटेन्स कर रहा है हेलो, क्या हेलो कंटेन कर रहा है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हाँ हेलो कंटेन कर रहा है, तो अगर हेलो कंटेन कर रहा है तो ये देगा ट्रू। तो आप देख सकते हो लास्ट में ट्रू आ गया क्योंकि हेलो कंटेन कर रहा है, साइज आ गया 5, नीचे आ गया फॉल्स, ऊपर आ गया ट्रू। बताइए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं सर। तो आसान है यार, कुछ है ही नहीं। यानी जावा क्या है, जावा इज ऑल अबाउट द मेथड क्लास सर इंटरफेस वेरिएबल, और क्या याद करना है और क्या। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो। सर मैं सर इसे हम हाँ यूज करेंगे ना, जहाँ पर इसकी यूजर से हम कोई इनपुट लेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। क्या क्या, जैसे कि सर कोई यूजर से इनपुट आया कोई, लो इनपुट तो क्या, हाँ, तो फिर उससे हम चेक कराएंगे ना, हाँ ये कंटेंट कर रहा है नहीं कर रहा। तो कर लो, बिल्कुल सही बात है, कर लो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। सर ये काम आएगा ये। भाई कहाँ काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ओके सर। हम्म, बिल्कुल काम आएगा भाई, कोई चीज़ बेकार थोड़ी ना होती है, हर जगह काम आता है। मेरे पास मान लो बहुत सारे डेटा अवेलेबल है और उसमें से मुझे एक डेटा निकालना है, मुझे सर्वर से, मेरे पास सर्वर से मैंने ग्रिप कमांड चलाया और मेरे लिनक्स कमांड चलते ही मेरे पास एक्जाम्पल से बहुत सारा डेटा आ रहा है, उस डेटा में मुझे ये चेक करना है ये कंटेन हो रहा है कि नहीं, तो मैं उसे कंटेन मेथड के थ्रू चेक करा सकता हूँ। और बताओ, सारे मेथड समझ में आ रहे, यस सर। ठीक है जी। और कौन से मेथड हैं ज़रा और देख लेते हैं। कंटेस हो गया, इज़म्पटी हो गया, डॉट लगाओ खानदान आएगा, है ना,
इसमें डॉट लगा दो, खानदान आ जाएगा। गेट मेथड क्या करेगा, इंडेक्स बता दो, डेटा फेच करके ले आएगा। मान लो 4th पोजीशन पे मुझे जानना है कि डेटा कौन सा है एरे लिस्ट 2 के अंदर, दिखा देगा डेटा कौन सा है गेट मेथड के थ्रू। और कौन सा मेथड है भाई, ठीक है, और हैश कोड मेथड है, इक्वल्स मेथड है, क्लोन मेथड है, ये सब टू स्ट्रिंग मेथड है, गेट क्लास मेथड है, ठीक है, टू एरे मेथड है, एरे करेगा फॉर ईच नोटिफाई रिप्लेस शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट तो अभी कंपैरेटर टाइप का ले रहा है डेटा, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आप एक यूज कर सकते हो क्या, रिमूव ऑल, आप रिमूव ऑल यूज कर लो, रिटेन ऑल यूज कर लो, है ना, ये भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि भैया 2 कलेक्शन बना के इसका डेटा उसके अंदर रिमूव करा सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, पहले तो मैं देख लेता हूँ हमारे पास 2 कलेक्शन बना हुआ है या नहीं प्रॉपर। इसको रन कर लेता हूँ। मेरे पास 2 कलेक्शन है, एक एरे, ठीक है, एरे लिस्ट है, और एक एरे लिस्ट 2 है, नीचे देख सकते हो। तो 2 के अंदर हेलो 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 60 50 60 कुछ और भी डेटा है, और एरे लिस्ट के अंदर हेलो हेलो करके कुछ डेटा है, मतलब दोनों में डेटा कॉमन है, कुछ कुछ डेटा कॉमन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा देखिएगा, मैंने लिखा एरे लिस्ट 2 एरे लिस्ट 2 एरे लिस्ट 2 डॉट रिटेन ऑल, या रिमूव ऑल लिखता हूँ मैं पहले, रिमूव ऑल, सीधे रिमूव ऑल चला देता हूँ, और यहाँ पास कर देता हूँ एरे लिस्ट, ठीक है ना। एरे लिस्ट 2 डॉट यहाँ पे पास कर दिया मैंने एरे लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किसको कर लिया, एरे लिस्ट 2 को। तो आप ज़रा देखिए क्या आउटपुट आएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारे पास एरे लिस्ट 2 और एरे लिस्ट के अंदर के जो कॉमन डेटा थे, है ना, उन सारे डेटा को इसने क्या कर दिया, रिमूव, है ना, सारे डेटा को इसने रिमूव करके जो मतलब जो रिमेनिंग डेटा है वो आपको प्रिंट करके दिखा दिया, है कि नहीं। जो कॉमन डेटा थे दोनों को रिमूव कर दिया इसने। और अगर इसी का उल्टा आप चलो रिटेन ऑल भी चला लो, रिमूव भी चला लो, रिमूव ऑल भी चला लो, रिटेन ऑल भी चला लो। रिमूव एक को करता है, रिमूव ऑल बहुत सारे को करता है। रिटेन ये चेक करता है कि इसके अंदर ये रिटेन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे रिमूव ऑल, रिटेन ऑल ये चला लीजिए, राइट, एंड देन यहाँ पे इसको प्रिंट कर लीजिए। मैंने रिमूव को कमेंट कर दिया है, ये प्रिंट कर लीजिए। इसने क्या कर दिया, बिल्कुल उसी का उल्टा करा, उसी का उल्टा करा, मतलब जो कॉमन डेटा है उनको शो कर दिया, अब रिमेनिंग डेटा को रिमूव कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, सेट मेथड, ऐड मेथड, गेट मेथड, हाँ, वेरी गुड, यस सर। वेरी वेरी गुड, आपको सारे, आप तो होशियार हो। गेट मेथड 4th इंडेक्स पे इसने क्या दिया था जरा देखना, 4 इंडेक्स पे इसने क्या रिटर्न करा है 10.6, तो 4 इंडेक्स पे 10.6 तो है ही, बिल्कुल सही है, परफेक्ट चल रहा है एकदम, ठीक है। रिमूव ऑल तो वो ऐड लिस्ट के सारे इसको रिमूव करेगा ना। हाँ जी, जो रिमूव ऑल है ना, वो तो वो ऐड लिस्ट सारे को रिमूव कर रहा है। रिमूव कर रहा है, लेकिन रिमूव किसको कर रहा है, रिमूव जो किसको ऐड किया। लिस्ट है, हाँ हाँ, ऐड लिस्ट जो ऊपर वाला एरे लिस्ट है, इसके अंदर जो एरे लिस्ट था उसमें उसने क्या करा, उसमें रिमूव कर दिया ना। बिल्कुल सही बात है। और ऐड लिस्ट 2 को प्रिंट कर रहा है। हाँ, एरे लिस्ट 2 को हमने प्रिंट किया था। तो कॉमन कुछ हटा नहीं रहा है ना, जो ऐड लिस्ट में है उसको रिमूव किया, और ऐड लिस्ट 2 में जो है उसको प्रिंट किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ सही है, सही बात है, हाँ ऐसे ही हो रहा है। और बताइए, अच्छा, किसी कलेक्शन के अंदर एलिमेंट स्टोर करना, फेच करना, रिट्रीव करना, सॉरी फेच करना, अपडेट करना, ये सब तो ऑपरेशन हमें समझ में आ गया, लेकिन किसी कलेक्शन के अंदर से एलिमेंट को निकालना भी तो हमें आना चाहिए। यस सर, उसके थ्रू मेथड नहीं, इटरेटिव, हाँ इटरेटर मेथड। हाँ, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इनूमरेटर, इनके इनके थ्रू हम कर सकते हैं।
तो किसी कलेक्शन के अंदर एलिमेंट को स्टोर करने के तरीके, फेच करना, सॉरी क्या कह सकते हो, अपडेट करना और ये सारा मतलब रिमूव करना, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। बट किसी कलेक्शन के अंदर के एक एक एलिमेंट को हमें निकालना कैसे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी कलेक्शन के अंदर के एलिमेंट को निकालने के लिए, इटरेट करने के लिए, ट्रेवल कराने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, ये ध्यान से सुनिएगा आप। तो किसी कलेक्शन के अंदर से एलिमेंट हम फॉर लूप से भी निकाल सकते हैं, फॉर ईच लूप से भी निकाल सकते हैं, या हम इटरेटर का यूज कर सकते हैं, या हम लिस्ट इटरेटर का यूज कर सकते हैं, या हम इनुमरेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास इनुमरेशन भी तरीका है, हमारे पास लिस्ट इटरेटर भी है, हमारे पास इटरेटर भी है, हमारे पास फॉर ईच लूप भी है और फॉर लूप भी है। ये सारे तरीके होते हैं। दे आर ऑल एन अप्रोचेस टू ट्रेवर्स द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। फॉर लूप से चलिए सबसे पहले करते हैं। फॉर लूप से अगर हमें एक एक करके एलिमेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, में 0 इंडेक्स से हम डेटा शुरू करना है। कहाँ तक जाना है भाई, आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाना है भाई, लेस, हाँ जी, लेंथ तो यहाँ पे होता नहीं है, तो यहाँ पे होता है साइज बेसिकली। तो हम एरे लिस्ट टू डॉट यहाँ पे लिख देंगे साइज, है ना, साइज तक चलेगा लूप, और उसके बाद कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, साइज तक यहाँ पे चलेगा। इसके बाद फॉर लूप यहाँ पे ओपन क्लोज करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप डेटा कैसे फेच करके लाएं बताओ, SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर क्या लिखेंगे, एरे लिस्ट टू, हाँ जी क्या लिखेंगे, क्या लिखे हैं, गेट 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 में इंडेक्स पास कर दीजिए ना। हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, हमें अभी हम इटरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हमें फॉर लूप से एक एक करके। अच्छा, ये हम 0 से स्टार्ट हमने किया तो इक्वल टू तो हमें चलना नहीं है ना, 0 से अगर हमने स्टार्ट किया है तो इसलिए एक्सेप्शन आया था। ये देखिए, ये देखिए एलिमेंट ट्रेवल हो गया एक एक करके, निकल गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है, फॉर लूप के थ्रू। अगर यही काम मुझे फॉर ईच लूप से करना हो तो फिर कैसे करेंगे, अगर फॉर ईच लूप से करना होगा तो कैसे करेंगे इसे, मैं बताता हूँ। ये फॉर लूप को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है ना। बस यहाँ पे हमें लिखना है फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि भैया इसमें डेटा किस टाइप का है। हमने लिख दिया भैया इंट आई कॉलन। अच्छा, ये यहाँ पे डेटा किस टाइप का है भाई, सिमिलर टाइप का, डिसिमिलर टाइप का है। ये तो स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी अलग अलग टाइप का है ना, हमें पता नहीं है कि किस टाइप का डेटा है। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आई कॉलन एरे लिस्ट टू। तो एरे लिस्ट टू का सारा डेटा ऑब्जेक्ट आई में स्टोर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे आप प्रिंट कर लेंगे किसको, आई को प्रिंट कर लेंगे, राइट। तो बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा स्टोर करके इसने रख दिया था ना, इस तरह से फेच होके आया भाई। हमने एरे लिस्ट 2 का सारा डेटा उठाया और आई में इटरेट हो गया। ये फॉर ईच लूप तो बता भी चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे क्या होता है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली डेटा उठेगा और स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये तो और आसान तरीका है। अब चूंकि हमें पता नहीं था, हमारे पास ये था कि कोई स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर, डबल बुलियन, किसी भी टाइप का डेटा है, तो हमने ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना दिया। ये सारे टाइप का डेटा उठा के रख लेता है ना। तो ये दो तरीके हो गए। तो पहला तरीका हो गया फॉर लूप, दूसरा तरीका हो गया फॉर ईच लूप।
ठीक है जी, इसको हमने लगाया क्यों है, इसको हटा दीजिए। फॉर ईच लूप को भी हम कमेंट कर लेते हैं। अगला तरीका होता है इटरेटर। इटरेटर वाला तरीका चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एरे लिस्ट पे डॉट करके इटरेटर मेथड चलाना है। इटरेटर मेथड है कलेक्शन का। इटरेटर मेथड को चलाने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। किसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इटरेटर नाम के इंटरफेस का, इटरेटर इंटरफेस का। ठीक है, इटरेटर इंटरफेस को जेनरिक नहीं बनाना है, इटरेटर आई यू कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या चला दीजिए, देन आप चला दीजिए वाइल लूप। किस टाइप का, इटरेटर टाइप का, ये खुद ही आ जाता है। ये लीजिए वाइल लूप अपने आप चल गया। तो यू पे जो इटरेटर चलेगा और ये एक एक करके एलिमेंट के मतलब का एक एक डेटा आपको निकाल के दे देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप क्या कर लीजिए, बस प्रिंट कर लीजिए ऑब्जेक्ट को, काम बन गया। लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये क्या है, ये है नेक्स्ट मेथड है, एज नेक्स्ट मेथड है, इटरेटर यहाँ पे भी लिखा है, इटरेटर यहाँ पे भी लिखा है, तो इसकी क्या कहानी है, ये कहानी भी समझना जरूरी है। बट अभी अभी के लिए आप ये देखो, क्लियर। तो ये सारे तरीके हो गए कि किसी मतलब एरे लिस्ट के अंदर अगर आप डेटा स्टोर करोगे, एलिमेंट स्टोर करोगे तो कैसे स्टोर होगा और उसके क्या क्या तरीके हैं। समझ में आ गया। हाँ जी, सर फॉर लूप और फॉर ईच लूप सर समझ में आ गया, बट सर ये नहीं आ रहा। इटरेटर वाला कोई बात नहीं, इसको हमें हाँ भी समझेंगे, इसको तो हमें समझना है, अभी डिटेल में समझना है।